हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो अप टू लास्ट क्लास अपने प्रोजेक्टाइल के बारे में देखा कि सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसके बारे में अगर अपन को कुछ भी पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, एंड इफ दे आर आस्क्ड देन हाउ टू कैलकुलेट। सिमिलरली वी नेक्स्ट सॉ अबाउट अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, तो वहाँ से प्रोजेक्ट करें तो चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, हाउ इट हेल्प यू इन सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ problem. Then we talked about basically projectile over an inclined plane. You should remember the formulas on that like topic, projectile over an inclined plane. And then the last part was प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम। तो अगर मूविंग फ्रेम से हम एक प्रोजेक्टाइल थ्रो करते हैं, उस सिचुएशन में कैसे हमारा प्रोजेक्टाइल अफेक्टेड होता है, कौन सी क्वांटिटी कैसे बदल जाती हैं, क्यों बदल जाती हैं, ये अपन ने देखा। सो सिमिलरली लाइक नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज द इलास्टिक कॉलिजन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद द वॉल। सो इट्स like totally different thing actually. Let's talk about it. So let me first explain you what is the meaning of collision actually. Collision का हिंदी में मतलब होता है बेसिकली टकराव। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर एक आप बॉल को थ्रो करते हैं तो वो दीवार से टकराती है, दैट टकराना इज वी टर्म एज collision in English. Okay. अब ये जो collision है बेसिकली, तो collision is basically you can write simply ball, is it, striking the बॉल, जो हिट करते हैं, बॉल हिट किया तो उसी को अपन सिंपली कॉलिजन बोलते हैं। ये कॉलिजन जो टॉपिक है उसको अपन सेंटर ऑफ मास में लास्ट में डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉलिजन क्या है, कॉलिजन कितने टाइप का होता है, किस में एनर्जी कंजर्व रहती है, किस में नहीं होती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ए लॉट अबाउट दिस कॉलिजन टॉपिक इन चैप्टर सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये टॉपिक समझने के लिए ज़रूरत है, तो मैं जितना ज़रूरत है उतना ही बस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कॉलिजन का मतलब आप सिंपल सा समझ लो कि जब बॉल दीवार से टकराए, सो दैट फेनोमेना यू कैन कॉल इट सिंपली कॉलिजन। तो अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जब दो बॉल या मतलब कोई सी भी टकराती हैं तो समटाइम आपने देखा होगा कि लाइक उनमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, डेंट आ जाता है, मतलब कुछ उनमें मुड़ जाती हैं। तो उस मुड़ाव में क्या होता है, डेंट फॉर्मेशन में और डिफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्चुअली में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। और जिस कॉलिजन में एनर्जी लॉस होती है उसे हम इन इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। तो कॉलिजन जो है वो हमारा दो टाइप का होता है, इन इलास्टिक कॉलिजन एंड इलास्टिक कॉलिजन। यहां पे क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है परमानेंट, एंड सिंपल टर्म्स में बोलें कि एनर्जी लॉस होती है, इज लॉस्ट। और यहाँ हम ये मान के चलते हैं, ये एक आइडियल फॉर्म है कॉलिजन की, कि जहाँ हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी टकरा रही हैं और फाइनली फिर भी उनमें कोई डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं रह रहा है, उस कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। सो देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, इज इट, नो डिफॉर्मेशन और नो एनर्जी लॉस्ट, यू कैन राइट। ये टर्म्स अपन लाइक और डिटेल में मैंने बताया सेंटर ऑफ मास जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा इस दोनों कॉलिजन का मतलब है वो सिंपल सा ऐसे समझो, एक्चुअली में जब एक दीवार है, ये मान के चलते हैं, है ना, और इससे अगर एक बॉल टकरा रही है तो उस केस में होता क्या है कि जो बॉल है उसकी लाइक टकराने से पहले कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, लेट्स से v, और टकराने के बाद कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसके पास जो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते नहीं है यहाँ पे, जब कॉलिजन की, just for this moment I am talking about, we are not going to talk about potential energy। तो इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। I know like you must be familiar with the term kinetic energy, so I am using that term। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब इसमें क्या हुआ, अगर ये कॉलिजन इससे होता है और ये कॉलिजन इन इलास्टिक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो उसके केस में क्या होगा कि जब ये बाउंस बैक करेगी बॉल, आपने देखा होगा कि अगर दीवार से टकराती है तो वो वापस आती है। तो जब कॉलिजन इन इलास्टिक होगा तो जो वापस आने की स्पीड होगी वो एक्चुअली में डिफरेंट हो जाती है। सो आई एम राइटिंग हियर, इफ कॉलिजन
is inelastic, is it? Then you can write energy is not conserved, मतलब कुछ लॉस हो जाती है, और आप भी बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन और स्पीड बिफोर कॉलिजन, फाइनल का मतलब कॉलिजन वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो इन इलास्टिक कॉलिजन में इफ कॉलिजन इज इन इलास्टिक देन दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली जो हमारे काम की है, बट हमें ये भी ज़्यादा अभी यूज़ नहीं होने वाला, हमें जस्ट इलास्टिक कॉलिजन के बारे में पूछा गया है। हमें जो प्रॉब्लम पूछे जाएंगे वो अभी के लिए ओनली इस टॉपिक पे होंगे, इस पार्ट पे होंगे, दैट इज इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन को आप सिंपल सा समझने के लिए जो आपको यहाँ पे काम आएगा उतना ये है, मतलब इसका कि यहाँ आप समझ सकते हो इफ कॉलिजन इज इलास्टिक, इसका मतलब ये रहता है देन एनर्जी इज कंजर्व, एंड सिंपल टर्म्स में हम कहें तो इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन ऑलवेज बिकम इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बिफोर और लाइक आफ्टर कॉलिजन। सो वी आई इज यू कैन राइट वेलोसिटी, और I should strictly take my words back. Actually, it should not be velocity because direction will definitely change. So it will be basically your speed. Magnitude of velocity will not change. So speed, this is any speed before collision, and this VF is speed after collision. तो कॉलिजन अगर आपका जो अभी आपके काम की बात है वो सिंपल सी बात इतनी है कि अगर कॉलिजन इनइलास्टिक होता है तो उसमें क्या होता है, हमारी स्पीड कॉलिजन से पहले वाली और स्पीड कॉलिजन के बाद वाली दोनों बराबर नहीं होती हैं। अगर तुम्हें कॉलिजन इलास्टिक दिया गया है तो इसका मतलब ये रहता है स्पीड पहले और बाद में दोनों एग्जैक्टली बराबर होती हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब सेम रहता है, डायरेक्शन बदल जाती है, तो इसलिए मैं इसको वेलोसिटी नहीं बोल सकता, बिकॉज इन वेलोसिटी योर direction will change actually, so that's why we can say the velocity will definitely not remain conserved or not remain constant. So this is just meaning of collision actually जो अपन को यहाँ पे ज़रूरत है। तो अभी अपन ये देखते हैं कि हाँ अब इसमें हो क्या रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल अपन ने थ्रो किया है और एक दीवार से टकरा रहा है, तो उस सिचुएशन में अपन को कैसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डील करते हैं। सो लेट्स talk about that. So first thing is this just inelastic collision, just for your information I am sharing you here this information, अभी आपके कोई काम की नहीं है, कुछ काम ज़्यादा नहीं आने वाली है। This is the important point actually which is going to used a lot in this topic actually, so you should keep this mind actually this in mind कि इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और सॉरी इनिशियल स्पीड कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद की स्पीड दोनों बराबर होंगी, राइट ना, क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगा इसलिए वेलोसिटी डेफिनेटली बराबर नहीं होगी। सो दिस इज जस्ट मीनिंग ऑफ कॉलिजन इन इलास्टिक और इलास्टिक। तो अभी अपन इस कॉलिजन का यूज करके ये टॉपिक समझते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द वॉल। तो अभी इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये अपने पास एक वॉल है, मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज वॉल, राइट तो ये एक वॉल है और यहाँ पे क्या होता है कि अपन यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं कुछ एंगल पे, कुछ स्पीड से, और ये प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, इस दीवार को टकराएगा। अब ये टकराएगा तो अब इसको जैसे मान के चलते हैं कि ये कुछ ऐसे यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, तो अभी ऐसे देखो यहाँ ये टकरा रहा है इस सिचुएशन में, तो जस्ट बिफोर इसकी जो वेलोसिटी है वो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब मैं इसी थोड़े पार्ट को वेलोसिटी पार्ट को जूम करके देखता हूँ, ओनली वेलोसिटी को, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से है और इसके दो कंपोनेंट होंगे, बेसिकली यू कैन से दिस इज वी एक्स और ये इधर होगा इसका वी वाई। सो दिस इज द वन सिचुएशन विल बी बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन ये अभी पहले इधर जा रहा है, नेट वेलोसिटी अपनी इधर है ना। सो दिस इज बिफोर कॉलिजन और मैं इसको लेट मी राइट यू, अदरवाइज जस्ट
इट्स ओके। सो ये एक सिचुएशन है अपनी बिफोर कॉलिजन, दिस इज द कंडीशन। अब इसमें होगा क्या एक्चुअली में, जब ये बॉल टकरा करके वापस आएगी तो आप देख सकते हो कि इधर कुछ ऐसे लौटेगी। सो टकराने के बाद ये कुछ इस तरह से वापस मतलब इधर लौट करके आएगी बॉल। तो इस सिचुएशन को मैं लिखता हूं उसी को सेम, आफ्टर कॉलिजन, और ये आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन का मतलब यहां पर है कि जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, इज इट? कॉलिजन से जस्ट टकराने से पहले, कॉलिजन के जस्ट टकराने के बाद। सो दीज आर द सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो अभी क्या हो रहा होगा, दिस इज माई बॉल एंड इट्स लाइक बाउंसिंग बैक विथ सम एंगल। अभी देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, जब कंपोनेंट में भी बात करें तो ये जो बॉल टकराएगी तो आप समझ सकते हो कि बॉल जब ऐसे दीवार से टकरा रही है तो उस सिचुएशन में जो दीवार है वो इस डायरेक्शन में धक्का लगा सकती है इसको, इस डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में दीवार इसको धक्का नहीं लगा रही है। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में कि इसकी जो वेलोसिटी है, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये वेलोसिटी बराबर रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन ये वेलोसिटी बदल जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ये कॉलिजन इलास्टिक होता है, जो कि हम यहाँ ओनली इसी केस की बात करने वाले हैं, तो मतलब ये समझ लो कि कॉलिजन अपना हर टाइम इलास्टिक ही है। हाँ, टेक केयर इफ इट इज लाइक समथिंग एल्स मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी ओनली इलास्टिक कॉलिजन, सो just read it carefully. So by default we are taking it's like elastic collision for this chapter actually. तो अभी मैंने ये बताया कि इलास्टिक कॉलिजन में भी हो क्या रहा है, जब आपकी बॉल ऐसे टकरा रही है इससे, तो उस सिचुएशन में जो ये दीवार है, ये बोर्ड है, वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा। मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी इधर थी नेट, इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट वर्टिकली ऊपर है, लेकिन जो ये दीवार है वो एक्चुअली में इस डायरेक्शन, दिस इज द नॉर्मल, दीवार के नॉर्मल, वॉल का नॉर्मल है वो इधर है, तो जो दीवार है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। यहां पे आप समझ सकते हो, वॉल विल अप्लाई फोर्स ऑन बॉल ओनली अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी, और मैंने कहा रहा था कि स्पीड में जो चेंज आएगा बेसिकली वो भी ओनली अलोंग नॉर्मल कंपोनेंट में आता है। वर्टिकल में क्योंकि कोई धक्का ही नहीं लग रहा है, कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो क्यों वेलोसिटी में चेंज आएगा। सो यू कैन से हियर ओनली, you can say component of velocity along normal changes, you can write only, और only component of velocity along normal changes, जो नॉर्मल के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट होता है सिर्फ वही चेंज होगा। अब इसमें क्या होगा, नेट वेलोसिटी इधर आ जाएगी आपकी, अब इसके फिर से दो कंपोनेंट आ जाएंगे, लेट्स मी राइट वी एक्स प्राइम एंड दिस इज योर वी वाई प्राइम। अब देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो ना कोई फोर्स लगा, कुछ नहीं लगा, तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं फॉर दिस सिचुएशन, इफ यू आर हियर आई एम टेकिंग माई एक्स एंड वाई डायरेक्शन लाइक दिस। हाँ, अगर आप एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले लो, वाई इधर ले लो, तो सिचुएशन अलग हो जाएगी, बट स्टैंडर्ड ऐसा रहता है कि इस तरह से लेते हैं। सो आई एम टॉकिंग ओनली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लाइक कन्वेंशन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि ये जो अपना वी एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर कॉलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कॉलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पे अपन ने देखा जो दीवार है वो क्या हो रही है, ओनली एक्स डायरेक्शन में इस कन्वेंशन के हिसाब से देखा जाए तो फोर्स लगा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो ओनली एक्स डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही अपन ने लिखा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग नॉर्मल ओनली चेंजेस, और ओनली कंपोनेंट अलॉन्ग नॉर्मल चेंजेस एक्चुअली। तो दिस इज द सिचुएशन। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इट component along y direction remains same। मतलब इसमें ये हो गया कि मेरा जो वी एक्स वी वाई प्राइम
मैं वेक्टर में भी लिख सकता हूँ क्योंकि डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, विल बी इक्वल टू वी वाई प्राइम बार, इधर कोई चेंज नहीं, रिमेंबर दैट। अनदर पॉइंट, so let me erase it first। दूसरा पॉइंट यहां पे ये है, जो एक्स एक्सिस में मैं बात करूं, along x direction, और you can write along normal direction, तो ये तो पक्का बोल सकते हैं कि नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी तो पक्का चेंज होगी, और ये देख भी सकते हो पहले वेलोसिटी कंपोनेंट इधर था, अभी डायरेक्शन उल्टा हो गया, एग्जैक्टली पीछे की तरफ ये आ रहा है। सो वेलोसिटी इज डेफिनेटली चेंजिंग, इज इट? सो आई कैन राइट वेलोसिटी विल डेफिनेटली चेंजेस, एंड यहाँ पे फिर भी मैं दोनों कॉलिजन के लिए लिख देता हूँ। सो नाउ यू कैन राइट एक्चुअली वी एक्स बार विल नॉट बी इक्वल टू वी एक्स प्राइम बार, एक्चुअली दिस इज वेलोसिटी, और ये इक्वल इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया, इज इट? यू कैन राइट हियर डायरेक्शन चेंजेस, इज इट? अब इसमें मैं दो चीज बोल सकता हूं, इफ कॉलिजन इज इलास्टिक, उस सिचुएशन में जो आपका वी एक्स का मॉड दिस विल बी इक्वल टू वी एक्स प्राइम का मॉड। यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी along x direction remain सेम। एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। हाँ, यहां पे आप बोल सकते हो सेकेंड, जो कि अपन को यूज ये होने वाला है, रिमेंबर दिस। हाँ, बट स्टिल आई एम राइटिंग द कंडीशन, इफ कॉलिजन इज इन इलास्टिक, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उस सिचुएशन में इवन इनका जो मैग्नीट्यूड है दिस आल्सो नॉट रिमेन्स कांस्टेंट विद द फाइनल मैग्नीट्यूड। सो रिमेंबर दिस। तो अभी अपन को जो काम आने वाली चीज ये है, ये और ये सिंपल सी टर्म्स में मैं बात कहूँ तो ये बात है कि जो दीवार है तुम्हारी उसके अलाउ लाइक उससे जब बॉल टकराएगी तो दीवार के परपेंडिकुलर, तो समझ में आता है आपको, ये हो गया दीवार का नॉर्मल। अगर ये दीवार है तो ये हो गया इसका नॉर्मल। तो जो नॉर्मल के अलाउंग कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा इलास्टिक कॉलिजन में। और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा उसमें तो कभी कोई चेंज नहीं आएगा कॉलिजन के दौरान, कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद। So this is all conclusion that is going to help you in understanding this part। तो अभी अपन ये कॉलिजन से क्या फर्क पड़ रहा था, कौन सी वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में कैसे चेंज हो रही थी ये समझ लिए। अब इससे हमारा एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल में क्या फर्क पड़ेगा, जो प्रोजेक्टाइल का मतलब हमें क्या चाहिए, वही टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, तो वो सब चीज़ें कैसे अफेक्टेड होने वाली हैं वो अभी अपन देखने वाले हैं। सो लेट मी फर्स्ट इरेज दिस पार्ट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी। तो अभी अपन को ये तो समझ में आ गया कि कॉलिजन से क्या फर्क पड़ रहा है, कौन से कंपोनेंट की वेलोसिटी पे क्या हो रहा है ना। अब इसका जो प्रोजेक्टाइल है एग्जैक्टली उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो अभी अपन ने देखा प्रोजेक्टाइल में जो अपना काम करता है वो यही है कि अपन इसको एक्स डायरेक्शन, इसको वाई डायरेक्शन ले लेते हैं। वेलोसिटी अपनी स्पीड u है, एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया गया है, तो अपन लिखते हैं यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू u sin theta, and ax in this situation you can write 0 and ay will be minus of g। This is all about motion along x and y axis। अब देखो ये बताओ कि ये जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में, ये बेसिकली मैं vx लिखूं तो vx मेरा हो गया सिंपली u cos थीटा, क्योंकि कोई चेंज नहीं आता है। vy मैं लिख सकता हूँ u sin थीटा माइनस gt, है ना। अब देखो जब ये कॉलिजन हो रहा है उस सिचुएशन में इस क्वांटिटी पे और इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो बस हुआ क्या है यहाँ पे, जब ये टकराई है तो उसकी वजह से जो ये वाला कंपोनेंट था बेसिकली ये क्या होगा, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। वाई डायरेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी होगी
ये नेट वेलोसिटी इधर होगी, तो इसके कंपोनेंट होंगे एक ये, दिस यू कैन राइट Vx, और एक इधर होगा Vy। तो जो कॉलिजन के बाद सिचुएशन क्या होगी, अगर कॉलिजन ना होता तो ये सीधा ऐसे जाकर के यहाँ गिरता। अभी कॉलिजन के बाद क्या हो रहा है, सिंपली ये जो कंपोनेंट है वो हो गया उल्टा, यू कैन राइट Vx प्राइम, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ये एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ एग्जैक्टली, और ये कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी जो पहले अपन ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली मोशन अलोंग टू डायमेंशन, एंड जो एक्स डायरेक्शन का कोई भी इन्फ्लुएंस वाई डायरेक्शन पे नहीं आता है। तो अभी जब कॉलिजन हो रहा है उससे फर्क क्या, सिंपली एक्स डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन में उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, बाय गैलीलियोज स्टेटमेंट, इफ यू आर रिमेंबरिंग दैट, इज इट। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी ये जो वेलोसिटी है पहले जहां जीरो होती थी अब भी वहीं जीरो होगी। सो इसीलिए क्या बोल सकते हैं, बेसिकली देयर इज नो चेंज इन दिस डायरेक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूं जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट विल स्टिल रिमेन सेम, 2u sin थीटा बाई जी, कोई चेंज नहीं आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट पे। एच मैक्स आल्सो विल रिमेन सेम, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इनमें कोई चेंज नहीं, सेम, इसमें भी कोई चेंज नहीं, सेम। हाँ, अगर ये बॉल ना होती तो रेंज भी अपना सेम रहता, दिस क्वांटिटी इज योर रेंज। लेकिन अभी क्या हो गया, बेसिकली तुम्हारे पास ये वॉल टकरा गई, तो अभी आप देख सकते हो इसमें क्या होता है कि जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक गिरने में, बेसिकली फाइनली ये जो टाइम लगता इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टाइम तो अभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अभी भी वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा। बस ये जितने देर के लिए इधर जा रही थी अब वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी, तो पीछे की तरफ जाने लगेगी। तो उसकी वजह से होगा क्या कि जितना डिस्टेंस ये इधर ट्रेवल करना था वो डिस्टेंस एक्चुअली में इसकी वजह इधर ट्रेवल करती है बॉल, एंड मोशन इज समथिंग लाइक दिस, एक्चुअली कुछ इस तरह का रहेगा। सो दैट दिस इज, अगर मैं लिखता हूं बेसिकली, देखो ये मेरा टोटल r हो गया है ना, और इफ आई एम टेकिंग दिस डिस्टेंस कि जहां से प्रोजेक्ट किया है वो मेरा x है, तो उस सिचुएशन में यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वॉल का डिस्टेंस x इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ, लेट मी राइट इट, x नॉट, पॉइंट डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो वॉल का डिस्टेंस है दैट इज x नॉट एक्चुअली, तो ये अपना x नॉट हो गया। तो अभी मैं बोल सकता हूँ, देखो ये टोटल डिस्टेंस मेरी r है और ये डिस्टेंस मेरी x नॉट है, तो आई कैन से व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू r माइनस x नॉट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सा। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की r, और ये कितना है x, तो r में से ये x नॉट घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा, r माइनस x नॉट। तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि जस्ट जो x कंपोनेंट है, सही है ना, यहां से यहां तक गिरने का जो टाइम है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो इसीलिए जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है वो क्या होता है, मेरी वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई दैट टाइम। तो टाइम में कोई चेंज नहीं है, जस्ट वेलोसिटी मेरी इधर की बजाय उधर हो गई है, तो इसलिए जितना डिस्प्लेसमेंट इधर ट्रेवल होता अगर ये बॉल ना होती, उतना ही एग्जैक्टली इधर ट्रेवल करेगी बॉल। So that's why I can write this will be also equal to my r minus x naught. इज इट क्लियर? तो अभी इस सिचुएशन में आपको यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि हाँ लाइक ये कितना होगा, फाइनली बॉल कहाँ गिरेगी, कितने टाइम पे गिरेगी, वगैरह वगैरह, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, वो सब चीज़ आपको पूछी जाए। तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट एक्चुअली। यहाँ पे हाँ दो केसेस बन जाते हैं एक्चुअली में हमारे पास। तो एक केस तो ये हो गया, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो हमारा लाइक इन दिस इज द केस
पहली बात तो इनमें कभी कोई चेंज नहीं आने वाला, ऑलवेज दीज टू क्वांटिटीज आर गोइंग टू रिमेन सेम। हाँ, ये जो केस मैं बता रहा हूं वो उसके लिए है कि जो r है, इज इट दैट इज वेदर ग्रेटर देन x/2 और सॉरी जस्ट वंस, जो x है वेदर इट्स ग्रेटर देन r/2 और लेस देन। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है x, दिस x रेंज का जो आधा होगा वो ये रेंज होगी, तो उससे आधे से ज्यादा है अपना x0। सो यू कैन राइट इन दिस इज द सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इज इट द बॉल विल फाइनली land on ground at a distance of r minus x naught from the ball, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो बॉल फाइनली यहां लैंड करेगी वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स नॉट, करेक्ट। दिस इज योर इन दिस सिचुएशन। हाँ, अब जो केस 2 है वो केस 2 ये है कि अगर इफ योर एक्स नॉट इज लेस देन r/2, ये वाला सिचुएशन आप थोड़ा यहाँ ऐसे इमेजिन कर सकते हो, लाइक दिस, यहाँ से मैंने फायर किया तो ऐसे कुछ जाता बॉल, अगर ये बॉल ना होता यहाँ पे, अब लेकिन क्या होगा, ये जो इधर वाला मोशन है वो पीछे की तरफ रिपीट हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस एंड फाइनली योर बॉल विल लैंड एक्चुअली हियर। सो इट विल बी लाइक दिस वे एंड दिस वे, सो बॉल विल गो एंड कम दिस वे एक्चुअली। तो इस सिचुएशन में ये क्या है अपना, दिस इज माई एक्स नॉट। सो यू कैन से कि जो r है मेरा, ये r है, r/2 कुछ यहाँ होगा, जो x नॉट है वो r/2 से छोटा है। सो इन दिस सिचुएशन x नॉट इज लेस देन r/2। तो यहाँ पे जो बॉल अपनी फाइनली लैंड कर रही है वो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो ये वाली डिस्टेंस। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ये टोटल हो गया मेरा कितना, r, एंड दिस डिस्टेंस इज व्हाट, बेसिकली ये जो टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम हियर, लेट मी राइट, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C, राइट। ऐसे मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ O, दिस इज A and let me take this is B and this is C, right? So I hope everything clear, no change R। हाँ, अगर टोटल रेंज की बात की जाती है वो भी कांस्टेंट रहेगी, बट एक्चुअली में जहां बॉल फाइनली गिरेगी दैट पॉइंट विल नॉट बी B एक्चुअली इन व्हेन बॉल इज प्रेजेंट देयर। सिमिलरली हियर आल्सो दैट पॉइंट विल नॉट बी B, इट विल बी समवेयर हियर C एक्चुअली। तो यहाँ पे हमें ये पूछा जाता है कि कहाँ पर फाइनली आपकी बॉल लैंड करेगी, कहाँ पे गिरेगी। तो वो सिचुएशन अब अपन लाइक इसमें देखा कि जब ये एक्स नॉट ये वाली डिस्टेंस थी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल की दूरी और रेंज है, तो हमने ये देख लिया कि जो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स नॉट। तो हम ये बोल सकते हैं कि दीवार से कहाँ पर फाइनली अपना बॉल लैंड करेगा, C पे, एंड दैट दिस डिस्टेंस विल बी आल्सो इक्वल टू r माइनस एक्स नॉट। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हो actually the ball will finally land on the ground at a distance of r minus x naught from the wall. Okay, that is point basically case 1 and all done. And let's talk about this case. तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अपनी टोटल डिस्टेंस है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, r, क्लियर। ये डिस्टेंस मेरी क्या हो गई, एक्स नॉट। अगेन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वॉल की दूरी मेरी एक्स नॉट है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास, ये हो जाएगी r माइनस एक्स नॉट, फिर से करेक्ट। तो अब यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी आप बोल सकते हो r माइनस एक्स नॉट, दिस इज ऑल्सो r माइनस एक्स नॉट, इज इट, इज देयर एनी कंफ्यूजन, आई होप एवरीथिंग क्लियर। सिंपल चीज है, दिस इज द बॉल जहां से अपन ने पॉइंट लाइक प्रोजेक्ट किया है u एंगल थीटा पे, ये डिस्टेंस मैंने x नॉट मान ली है,
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से दीवार की दूरी। अपन को पता है ये डिस्टेंस टोटल r हो गई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बेसिकली r माइनस एक्स नॉट। बस अब ये है कि वो पहले इधर गिर रही थी, अब वो इधर गिरेगी, तो दीवार से डिस्टेंस तो यही आ जाएगी। हाँ, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपको पूछी जाती है दूरी, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से क्या होगी, ये डिस्टेंस कितनी हो गई तुम्हारी r माइनस एक्स नॉट, ये डिस्टेंस कितनी है x नॉट, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप OC भी लिख सकते हो, डिस्टेंस OC also I can write this is r minus 2x naught, is it? Or distance of point of landing from wall, तो ये आप लिख सकते हो that is equal to AC and this is equal to simply r minus x naught. So that is your simple thing actually. Depending on what is exactly given in the problem, look at the question carefully and check it what is given, what is properly asked to you, and then things are basic, simple, straightforward. You just need to take care कि कहाँ कौन सी सिचुएशन क्या बन रही है, and उसके हिसाब से आपको like finally like result लिखने का होगा. So ओके तो यहाँ पे अपन ने ये भी देखा कि ये वाली डिस्टेंस अपन OC क्या लिख रहे हैं ये, तो अगर तुम्हें OC पूछा जा रहा है देन दिस यू कैन राइट दिस डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ लैंडिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से प्रोजेक्ट किया गया वहां से लैंडिंग की डिस्टेंस, तो इस सिचुएशन में क्या आ जाती है r माइनस 2x नॉट। अगर यहां पर भी अपन देखें तो हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये कितना आ गया r माइनस एक्स नॉट, एंड दिस विल बी योर डिस्टेंस बेसिकली डिस्टेंस OC, जहां से प्रोजेक्ट किया गया वहां से फाइनली लैंडिंग की डिस्टेंस, दिस विल बी द मोशन विल बी लाइक दिस। तो इस सिचुएशन में मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ point of landing from point of projection, ये OC that is equal to what, x naught minus this, तो ये हो जाएगा x naught minus r minus x naught and this comes out to be 2x naught minus r. So this is your result. So just remember that actually जो भी आपको पूछा जाता है आप logically basics समझ करके solve कर सकते हैं. So this is all about theoretical part. Let's apply like solve one example based on it. Okay, so here we have problem exactly based on this topic, that is elastic collision of projectile with the wall. So let's see the problem. So it's mentioned a ball is thrown from ground at some angle theta is equal to 37 degree with the speed of 20 meter per second. Collide with the, तो angle दे रखा है, speed दे रखी है, collide with a vertical wall and 18.4 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो जो x नॉट अपने पास आ गया, यू कैन राइट एक्चुअली दिस इज x नॉट u एंड एंगल थीटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. इफ बॉल rebounds elastically, so it is also mentioned the collision is elastic to finally fall at some distance in front of the wall. So for this entire motion now you are asked to find few things actually. So let's solve it actually. So we know actually u is equal to what, 20 meter per second, theta is given 37 degree एंड x नॉट अगर देखा जाए तो ये अपने को 18.4 मीटर भी दे रखा है. अब अगर इसमें बात की जा रही है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखें तो इसके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अभी अपन ने बताया था देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कॉलिजन विद द वॉल ऑन टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड ऑल दैट. तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सिंपली 2u sin theta by g, and here actually g is not mentioned, but according to that I can take g is equal to 10 meter per second square. So this is equal to 2 into 20 into sin 37 degree is 3 by 5 multiplied by 10. So how much this is comes out to be basically 6 by 5, that is 1.2
second. Let me just check the calculation. 2, this is 20 actually, not 10. So 20, then it's like 12, just 1 second. This is 12 by 5 sine 37. Okay, I did just mistake. Okay, so 2, u is 20, g is 10, and sine 37 degree is 3 by 5. That's correct. So now we are getting actually here, this 0 gets cancelled. This is 12 by 5, that is equal to 2.4 second. This is your time of flight. Second part is h max. This you can write u square sin square theta divided by 2g. तो ये भी आप सॉल्व करके 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सो 3 बाई 5 इंटू 3 बाई 5. दिस इज सो 120 is gone, 5 this is 4, and 9 into 4, 36 divided by 5 meter. So this is your actually maximum height. Next point, x नॉट भी अपने पास पता है. लेट मी फर्स्ट लाइक, क्योंकि अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर बॉल विल फॉल, तो इसके लिए अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि जो अभी अपन ने केस देखे थे, सो दिस क्वेश्चन इज लाइंग इन केस 1 और केस 2. तो उसके लिए अपने पास x नॉट ऑलरेडी है. लेट्स फर्स्ट फाइंड द रेंज. तो रेंज क्या हो जाएगा बेसिकली अपना पास, u स्क्वायर साइन, लेट मी राइट इट, 2 u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई g. तो ये आ जाता है 2 u स्क्वायर बेसिकली 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई g इज 10, एंड साइन 3 बाई 5 इंटू 4 बाई 5. राइट, सो ये सॉल्व होकर के यहाँ से 0 एंड 5 4 वी आर गेटिंग एक्चुअली हेयर 16 43 एंड 96 divided by 5. So okay, and this comes out to be basically 5 okay, so solving this we are getting actually here this 2 and this 2 and this 4, so basically 16 multiplied by 3 multiplied by here 4 divided by 5, and this comes out to be 192 by 5. We are getting range is equal to 38.4 meter. तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं रेंज बाई r by 2 is equal to what, 19.2. so your x naught is basically here, x naught is less than r by 2, x naught less than r by 2. तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी that will be, this is your actually, यहाँ से point of projection it will be like this, and finally your ball will be landing here actually. So this is point of projection, this is your A, and this is your, let me write, B. तो अभी अपने पास दिस सिचुएशन, दिस इज गिवन एज एक्चुअली 18 पॉइंट हाउ मच 18.4 मीटर, और यहाँ देख सकते हैं एक्चुअली इट विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज द सिचुएशन. तो ये अपना 18.4 मीटर हो गया, एंड ये अपन ने देखा था दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, r माइनस एक्स नॉट. सो ये जो फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर बॉल विल फॉल. सो थर्ड के लिए अपन लिख सकते हैं थर्ड, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल वेयर बॉल विल फॉल. तो ये जो अपना डिस्टेंस होगा ए बी, तो ए बी हो जाएगा r माइनस एक्स नॉट, एंड दैट कम्स आउट टू बी बेसिकली 38.4 माइनस 18.4, दैट इज 20 मीटर. राइट, ये आ गया. एंड द फोर्थ पार्ट हियर एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वेयर बॉल विल फॉल. तो अभी आपको ये
डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये आप देख सकते हो कि ये अपने डिस्टेंस निकाल लिए, दिस इज 20 मीटर एंड दिस डिस्टेंस वी ऑलरेडी नो 18.4, सो आई कैन राइट माई fourth part that will be equal to your OB or BO, and this is equal to R minus X naught minus, you can write X naught, or this is R minus 2X naught, and this comes out to be basically your 38.4 minus 18.4 into 2, और ये आपका सीधा सीधा इसमें ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज 20 माइनस 18.4, तो ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो आपको सीधा समझ में आ रहा होगा, द सिचुएशन इज हेयर एक्चुअली, ये x नॉट है अपना एंड दिस इज r इज कमिंग आउट टू बी 38.4, तो यहाँ पे ये अपने कंडीशन आ गई कि x नॉट इज लेस देन r/2, तो यहाँ से प्रोजेक्ट कर रही हैं एंड फाइनली इट्स लैंडिंग हेयर, दिस इज योर वॉल। तो अब जो थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि जहाँ से लाइक बॉल फाइनली गिर रही है और दीवार से दूरी, तो वो क्या हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज सिंपली r माइनस एक्स नॉट, r अपन ने निकाल लिया 38.4, एक्स नॉट अपन को दे रखा है, तो थर्ड का आंसर आ गया सिंपली 38.4 माइनस 18.4 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है OB कि मतलब जहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फाइनली जहां बॉल गिर रही है वो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको पूछेगी, तो वो आप यहां से भी देख सकते हो कि ये डिस्टेंस अपन ने निकाल ली, ये निकाल ली, तो 20 माइनस 18.4, और दूसरा वो फॉर्मूले से देखें तो वो अपने पास r माइनस 2x नॉट आता है, तो कैसे भी अपन सॉल्व करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू सेम थिंग एक्चुअली, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1.6 meter. So this is your OB. OB means this part, distance from point of projection where ball will finally fall. तो I think like आपका बेसिक एप्लीकेशन है, आपको इसके पीछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, वो कॉलिजन्स के कंसेप्ट से आप लॉजिकली जाओगे। आई होप एवरीथिंग शुड मेक सेंस टू यू। सो दिस इज अबाउट बेसिकली इलास्टिक कॉलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द वॉल। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so the next part is condition for collision of two projectile. मतलब यहाँ पे कभी कभी अपन को दे दिया जाता है कि दो प्रोजेक्टाइल अपन ने फायर किए, एक A पॉइंट से B पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल कुछ θ1 एंगल पे U1 स्पीड से और इस तरह से। तो यहाँ पे तुम्हें रिलेशन चाहिए होता है, कभी तुम्हें U1 दे दिया जाएगा, θ1 दे दिया जाएगा, θ2 दे दिया जाएगा, U2 पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे वो सब सिचुएशन हमें पूछ ली जाती है। तो पहली बात तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने इसको इधर प्रोजेक्टाइल फायर किया और इसको मान के चलते हूँ कि मैं दोनों को उल्टा ऐसे प्रोजेक्टाइल, इसको इधर इसको इधर, तब तो डेफिनेटली कॉलिजन नहीं होगा। एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कॉलिजन होने का, राइट ना। तो पहले तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन बननी चाहिए कि हाँ वो कोलाइड कर सकें। उस सिचुएशन में हम अब अपन को क्या करने का है, इंस्टेड ऑफ सिंपली थ्रोइंग एट एवरी एंगल एंड एट एवरी स्पीड एंड चेकिंग इट इन विच सिचुएशन इट इज कोलाइडिंग, नो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट एक्सपेरिमेंटली। अपन को यहाँ पे क्या करना है, कुछ लॉजिकली जा करके मोशन यूज करके हमें कंडीशन बतानी है कि हाँ अगर इसको इतनी स्पीड से इतने एंगल पे फायर किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इस प्रोजेक्टाइल को इतने एंगल पे इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करना चाहिए, तब ये कोलाइड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि कहाँ कोलाइड करेंगे, कितनी देर बाद कोलाइड करेंगे, तो वो सब चीजें भी अपन निकाल सकते हैं। सो मींस देयर मस्ट बी वन पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन, देन वी कैन टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ कॉलिजन। व्हेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट द कंडीशन फॉर कॉलिजन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। सो here the situation we are considering, definitely there is some possibility of collision because it's moving this way and it's moving this way। हाँ तो collision हो सकता है। हाँ अब definitely यहाँ पे ऐसी situation अगर बन जाए कि ये फाइनली लाइक यहाँ से जाकर के यहाँ लैंड हो जाता है, ये फाइनली जाकर के यहाँ, तो डेफिनेटली उस टाइम पे क्या होगा, इनकी स्पीड बहुत कम होगी, तो तब भी कॉलिजन नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में भी अपना लाइक कॉलिजन का कोई कंडीशन के बारे में बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। सो they should have sufficient basically speed and velocity and all that so that they can collide actually, and once there like is possibility of collision, तब अपन को कंडीशन लिखना है कि क्या होगा। तो अभी अपन समझते हैं। so first thing is both the collisions are fired in same plane, both collision projectile are fired in same vertical
प्लेन दोनों, क्योंकि अगर आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे इमेजिन करो, एक प्रोजेक्टाइल इस प्लेन में है और दूसरा प्रोजेक्टाइल में ऐसे प्लेन में जा रहा, तो तब भी मतलब कोई कॉलिजन नहीं, एक इस प्लेन में है और एक इस प्लेन में है, सो यू कैन जस्ट इमेजिन वन प्रोजेक्टाइल इन दिस प्लेन, अनदर प्रोजेक्टाइल इन दिस प्लेन, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कॉलिजन की. सो द कॉलिजन लाइक प्रोजेक्टाइल मस्ट बी इन सेम प्लेन, देन ओनली दे विल कोलाइड. सो दैट इज अनदर कंडीशन एक्चुअली. Then they should have sufficient speed and all that so that there exists one possibility of collision. अब देखो उस सिचुएशन में अब हो क्या रहा है, जब ये sufficient वो सब कंडीशन अपने पास दे रखी हैं, तो अभी क्या हुआ कि ये ऐसे कहीं कुछ जाएगा बेसिकली, and this is also moving here actually. तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, पहली बात तो जब टाइम पे ये कोलाइड कर रहे हैं उस टाइम पे ये जो गैप है इनके बीच का दोनों का, वो कवर हो जाना चाहिए, राइट. सो मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज लेट्स से u1 cos theta 1, दिस इज u1 sin theta 1, and similarly I can write u2 sin theta 2, and this is u2 cos theta 2, right. So d is the distance. मैं ये मान के चल रहा हूँ they have sufficient velocity and all that, तो ये कह सकते हैं कि लाइक इनके पास थोड़े टाइम बाद ये जब कॉलिजन करे तब ये डिस्टेंस कवर हो जानी चाहिए, राइट. दैट शुड बी आल्सो. अब इसमें भी देखो मान के चलते हैं अपन कि एक प्रोजेक्टाइल मैंने यहाँ से फायर किया वो ऐसे जा रहा है, दूसरा प्रोजेक्टाइल मैंने यहाँ से फायर किया वो ऐसे, सो लाइक एट दिस टाइम दे आर रीचिंग हियर. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसने भी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने भी डिस्टेंस ट्रेवल की, और दोनों ने जिस टाइम पे कॉलिजन की पॉसिबिलिटी बन रही थी उस टाइम तक ये डिस्टेंस ट्रेवल भी कर लिया, कवर कर लिया, बट एक का हाइट ऊपर है एक नीचे, तो उस सिचुएशन में भी कॉलिजन डेफिनेटली नहीं होगा. यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. तो मतलब अब अपने पास सिंपल सी कंडीशन आ रही है, क्या आ रही है कि एक तो ये है कि ये डिस्टेंस कवर हो जाए, सेम प्लेन में ऑलरेडी अपन ने लिख दिया कंडीशन. अब क्या हो रहा है कि अगर ये सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं कि कॉलिजन हो जाएगा, राइट ना. तो अब ये पॉइंट आता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी इनका डिस्प्लेसमेंट सेम हो, इसके लिए हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं कि इनकी वर्टिकल, क्योंकि एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली सेम है ही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर इनकी इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन इफ दैट इज आल्सो इक्वल, आई होप लॉजिकली वी कैन से डेफिनेटली इन दैट केस देयर विल बी कॉलिजन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल when they are fired from same plane, same level. आगे अभी अपन देखेंगे आपको प्रॉब्लम कि हाँ एक को इतनी हाइट से दूसरे को इतनी हाइट से प्रोजेक्टाइल किया गया है, ऐसे एक ऐसे, तो उस सिचुएशन में हम ये भी देखेंगे कि जिस टाइम पे कॉलिजन हो रहा है उस टाइम पे ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे और ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करे, सो दैट देन दे कैन कोलाइड एक्चुअली. तो उस केस में ये सिचुएशन नहीं लगेगी, वहाँ पे अपन को उस हिसाब से लॉजिकली जाना होगा. बट इन दिस केस आई कैन डेफिनेटली राइट दैट फॉर दिस सिचुएशन एक्चुअली हम ये लिख सकते हैं so that they are covering equal distance in the y direction, that for collision to takes place both particle must cover equal height in same time, is it? तो उसके लिए इस कंडीशन के लिए हम ये बोल सकते हैं दैट आई कैन राइट u1 sin theta 1 शुड बी इक्वल टू u2 sin theta 2, और ये आप लिख सकते हो बेसिकली uy1 शुड बी इक्वल टू uy2, मतलब इनका y डायरेक्शन में when they are fired from same horizontal plane or same horizontal level, when are fired from same horizontal level, is it? In that case this should be the situation. दूसरी बात, जब ये कंडीशन है और ये कंडीशन सफिशिएंट है कि हाँ बाय द टाइम दे आर कवरिंग दिस डिस्टेंस, इज इट, बाय दिस time
particles should have covered the horizontal separation। तो उस हिसाब से मैं ये लिख सकता हूं, इसने कितना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मान के चलो यहाँ पे कॉलिजन अगर हो रहा है तो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो इसकी डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंटू टी, एंड इसकी डिस्टेंस को लिख सकता हूँ दिस इंटू टी। सो आई कैन राइट दिस इम्प्लाइज u1 cos थीटा 1 इंटू टी प्लस u2 cos थीटा 2 इंटू टी शुड बी इक्वल टू डी। तो यहाँ से अपने पास टाइम भी हम निकाल सकते हैं, टाइम कितना आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। दिस इज द टाइम एट विच दे विल कोलाइड, टाइम ऑफ कॉलिजन, राइट। हाँ, अब अगर आपको हाइट पूछी जाती है, कितनी हाइट पर कोलाइड करेंगे, इज इट, तो देखो अपने पास अगर टाइम यहां से आ जाता है कॉलिजन का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाइट बाई कोऑर्डिनेट विल बी लाइक, यू कैन गो आइदर दिस वे, और यहां से दोनों से जा सकते हैं, u1 sin थीटा 1 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें ये जो t की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे, तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वेयर कॉलिजन विल टेक प्लेस, तो वहाँ से आपके पास हाइट भी आ जाएगी। सो बेसिक दिस इज द अप्रोच, बेसिकली कंडीशन फॉर द कॉलिजन टू टेक प्लेस फॉर टू प्रोजेक्टाइल, बेसिक सिचुएशन। रिमेनिंग नेक्स्ट you solve some problems, some cases, you will have fair idea about this type of problems also. So let's see some problem about, okay, so I will solve some problem based on this topic in the next lecture. So this is all about basically this lecture. Thank you.